अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं कनीस फातिमा। तो नाज़रीन, 2025 वो साल जिसे आलमी सिफारती तारीख में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वापसी और भारत के लिए सिफारती सुबकी के साल के तौर पर देखा जा रहा है। आलमी ताकतों के तवाजुन में एक वाज़े तब्दीली नजर आ रही है। अमरीका, जिसका एतमाद बरसों मुतजलसल रहा, आज दोबारा उसका एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हो चुका है। दूसरी तरफ भारत है, जो खुद को खित्ते का वाहिद काबिल एतमाद शराकतदार समझता था, वो आज आलमी सतह पर सवालात की जद में है। आलमी मीडिया, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हो या दी गार्डियन अखबार, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर वॉशिंगटन टाइम्स तक और अब बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने भी खुलकर पाकिस्तान के मुअस्सर सिफारतकारी का एतराफ किया है। भारत के हिकमत अमली की नाकामियां आलमी बयानिए को बदल चुकी हैं। एबी गेट हमले के मुल्जिम की हवालगी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गैर मामूली दौरा अमरीका, व्हाइट हाउस का बदलता हुआ माहौल और $6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर पर आलमी ताउन, ये सब महज इत्तेफाक नहीं है, पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का नतीजा है। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती मैदान में बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या 2025 का साल पाकिस्तान के लिए एक नए आलमी किरदार का आगाज है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हमें साबिक सिफारतकार जौहर सलीम साहब ने, दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। दिफाई तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब का भी साथ हासिल रहेगा और दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ होंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जौहर सलीम साहब की तरफ चलते हैं। जौहर साहब, 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी, जबकि भारत के लिए सुबकी का साल, वॉशिंगटन का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है। आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की हिकमत अमली और भारतीय नाकामियों का खुलकर एतराफ किया जा रहा है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वापसी किन बुनियादी अवामिल की वजह से मुमकिन हुई है? जी बिल्कुल, आपने एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया और ये बिल्कुल सही है। ये सारे देखें, इंटरनेशनल जराइद भी इसके मुतरफ हैं, बेशक डिप्लोमेट हो, फॉरेन पॉलिसी हो, वॉशिंगटन पोस्ट या वॉशिंगटन टाइम्स और टेलीग्राफ, बहुत सारे जाहिर है। ये तो इस वक्त पूरी दुनिया के जराइद और अखबारात में हम देख रहे हैं और एनालिस्ट और ऑब्जर्वर्स जो हैं, जो बहुत वेल रिप्यूटेड, वो भी यही कह रहे हैं। तो जो अवामिल इसके बने, देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ना, फॉरेन पॉलिसी बड़ी बैलेंस्ड नजर आई इस साल में। फिर ये कि पाकिस्तान का जो एज ए स्टेट जो बिहेवियर था एज ए स्टेट, जो पाकिस्तान की सारी इंटरनेशनल डीलिंग्स थी, उसमें बहुत एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का एलिमेंट नजर आया। और साथ ही साथ फिर जिस तरह से इंडिया के जो है ना, एक तो खैर उनको मिलिट्री एरिना में सबसे पहले एक शिकस्त हुई, फिर उसके बाद उनका नैरेटिव जो है उसको शिकस्त हुई। और उनका जो नैरेटिव था वो एक स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी पे बेस था, जिसमें कि हमेशा वो पाकिस्तान को मलाइन करते थे, पाकिस्तान को जो है ना दुनिया के सामने ऐसे पेश करते थे कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो इस रीजन में कोई इंस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है और टेररिज्म को एज ए टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो खुद ये कर रहे होते थे। लेकिन इस साल वो उस मई के कॉन्फ्लिक्ट से पहले और उसके बाद बहुत बुरी तरह वो एक्सपोज हुए। एक जो वॉर ऑफ नैरेटिव था उस दौरान में, उसमें भी पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल, हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़ा 40 लोगों का डेलीगेशन भी बनाया और शशि थरूर जो इतने बड़े ऑरेटर हैं उनको उसका लीडर बनाया, लेकिन वो भी नाकाम होकर आया दुनिया के कोई 30-40 कैपिटल से। और उसके बाद से फिर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है शुरू हमने देखा कि बेशक वो सऊदी अरब के साथ वो जो SMDA साइन हुआ वो हो, या बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा से बहुत ज्यादा जो है एक जो है पॉजिटिव फेज में आए हैं। इस पूरे रीजन में पाकिस्तान को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखा जा रहा है। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और भी पहले से ज्यादा मुस्तहकम हुए हैं। सऊदी अरब के साथ मशरिक़ वस्ता में के जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी। चाइना के साथ तो खैर हमारी एग्जाम्पलरी जो दोस्ती है वो तो वैसे ही बरकरार है और बढ़ ही रही है। फिर अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था वहां पे। तो देखें, बहुत सारे ऐसे फेज गुजरे हैं कि जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ बदगुमानियां भी रही हैं। लेकिन इस साल में बहुत से मुख्तलिफ जो है ना डायमेंशंस में पाकिस्तान और अमेरिका की जो है ना हम आहंगी बढ़ी, ताउन बढ़ा बहुत से शोबों में। और फिर इंटरनेशनली अमेरिका ने पाकिस्तान को एज ए ट्रस्ट वर्दी और एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे जो है ना कंसल्ट भी किया पाकिस्तान को जो है ना, और पाकिस्तान का इतराफ भी किया, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस का
और पाकिस्तान की जहां जहां पाकिस्तान ने एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एज वेल। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल इसमें जो आम चीज ये थी कि, और ये जो जराइद के जिनका आपने जिक्र किया, उनके मज़ामीन जो है मैंने देखे हैं सारे, उसमें भी जो 4-5 आम चीजें जो कही गई, एक तो ये कि पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म के खिलाफ जो स्टैंड है, जो पोजीशन है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी। एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक बहुत जामिया स्टैंड था इस बार, जिसमें कि कोई भी किसी किस्म की वीकनेस नहीं थी। दूसरी ये कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस रखा। बेशक वो देखें, चाइना के साथ तो हमारी लाजवाल दोस्ती है ही, अमेरिका के साथ भी, लेकिन कोई इसमें जीरो सम गेम नहीं थी। ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात, सऊदी के साथ तो जबरदस्त जाहिर है हमारे एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। उसके साथ ही साथ जो है ना, बेशक वो देखें जॉर्डन हो या यूएई हो, जो ये सारे बहुत ही ऐसे मुल्क हैं जिनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ। फिर सेंट्रल एशिया के साथ एक देखें जरा, उसमें कितनी ज्यादा एकदम इंटरेक्शन हुआ। जौहर साहब, हम तो फिर ये कह सकते हैं कि इसको तो ब्लॉक ही कहते रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान की अगर चाइना के साथ ताल्लुकात देखे जाए तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं, और अमेरिका के साथ भी अब सबके सामने पूरी दुनिया इसको देख रही है, और यकीनन बहुत सारे शोबों में ताउन भी बढ़ा है। तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हारिस नवाज साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, गैर मामूली उनका ये दौरा रहा है, ट्रंप से उन्होंने मुलाकात भी की है, ट्रंप की जानिब से उनकी तारीफें भी की गई हैं, और पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल की बेहतरीन क़यादत और पाक फौज की ज़बरदस्त हिकमत अमली जो उन्होंने अपनाई थी, और फिर आलमी मीडिया की भी पजीराई। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल तो पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ही इसको कहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मार के हक में जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा किया, एक बहुत ही प्रॉपर ऑपरेशनल प्लानिंग की, उसको एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद इतने बड़े दुश्मन को, जिसमें एयर फोर्स, उसकी फौज बहुत ज़्यादा तादाद में, उसको मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन के अंदर, एटलीस्ट आई वुड से लास्ट डे में तो सिर्फ 6 से 8 घंटे में उनको शिकस्त फाश दी, उनके घुटने टेक दिए, उनको दुनिया में हजीमत उठानी पड़ी। और अमेरिकन, सबसे बड़ी बात यह है, दे गॉट सरप्राइज्ड कि वो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते थे। वो उन्होंने उसके साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे किए हुए थे कि दे वांटेड टू कंटेन चाइना थ्रू इंडिया। उसके बाद वो साउथ चाइना सीमेन को इस्तेमाल करना चाहते थे, एंड दे गॉट सरप्राइज कि ये पाकिस्तान को कंटेन नहीं कर सकते, तो व्हाट द हेल दे कैन डू टू चाइना, दे आर ऑफ नो यूज, वी आर वेस्टिंग एनर्जी। और फिर उसके बाद जिस तरीके से फील्ड मार्शल को बुलाया व्हाइट हाउस में जून में जब गए वहां पर, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपना लॉजिकल तरीके से वहां पर उनको ब्रीफ किया, नॉट ओनली अबाउट इंडियन ये ब्रियान मरसूस के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उन्होंने ईरान और उसके बाद इजराइल की बात भी की, डिटेल बताई उनको, गाजा में अबाउट इंडिया इजराइल डूइंग अट्रॉसिटी वो बताया, वॉर ऑन टेरर के बारे में बताया कि व्हाट पाकिस्तान कन्फ्रंटिंग 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर उनको कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इतने इम्प्रेस हुए कि आप देखें, उन्होंने बार बार कहा, इवन जब गजा का जब डॉक्यूमेंट साइन हुआ 20 पॉइंट का, he said he is the field marshal, he is a good guy, I want to meet him। और ये he said repeatedly, because पाकिस्तान ने इमीडिएट जब उन्होंने सीज़फायर की बात की, पाकिस्तान एक्सेप्टेड, वी सेड कि नो वी डोंट, ठीक है, वी डोंट के 2 न्यूक्लियर पावर पर लॉन्ग हो, उसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट हो सकते हैं, एंड वी शुड लॉट ऑफ मैच्योरिटी एज ए न्यूक्लियर, ये उन्होंने रियलाइज कर लिया। नंबर 2, सेकेंड उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने उनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया, वो भी ही वाज वेरी हैप्पी। थर्ड, दुनिया ने देख लिया कि इंडिया इज द मोस्ट इमेच्योर इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, जो पहलगाम जैसा स्टेट ड्रामा करके, फ्लैग स्टॉक ऑपरेशन करके आप एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क पर अटैक करते हैं विदाउट रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। इसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट का अंदाजा नहीं है। इन चीजों को देखने के बाद देन दे रियलाइज नो, देयर इज अ वन कंट्री इन साउथ एशिया व्हिच इज पाकिस्तान। फील्ड मार्शल प्रोफेशनल एंड स्पायरिंग कमांडर, बहुत प्रोफेशनल एंड बैटल हार्डन आर्म फोर्सेस, very mature, responsible nuclear मुल्क, and they have proved their strength, and then they became the regional stabilizer। आप देखा ना, ईरान को सपोर्ट किया, खुल के सपोर्ट किया, और वहां तो शुक्र पाकिस्तान के नारे लग गए। अफगानिस्तान जी आप देख लें, बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात क्या हो गए, उसके बाद मिडल ईस्ट की कंट्री सारी, और हमारा स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा भी हो गया, वो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हमारे तरफ देख रही है। मिडल पावर्स का पाकिस्तान बिकेम द लीडर, और फील्ड मार्शल इज टेकन एज एग्जाम्पल कि ये वो फील्ड मार्शल है
जिसने इतनी बड़ी फौज को किस तरीके से बिल्कुल समुद्र की तह में दफन कर दिया। शरीफुल्लाह को इमीडिएट वापस किया, जब पकड़ लिया उसको वहां पर, दाइश का जो था लीडर जिसने वहां के फौजी मारे थे बरगाम एयरबेस के ऊपर, उनको पकड़ के हैंड ओवर कर दिया। ही टॉक दैट इन कांग्रेस के अंदर डेस्क पे बताया। सो वो गैर रवायती ट्रंप को जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने ब्रीफ करके लॉजिकल तरीके हारिस साहब, हम ये कह सकते हैं कि से लॉजिकली, प्रोफेशनली, बहुत अच्छे तरीके से हर मामले को ना सिर्फ उठाया बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से हर मामले को हाईलाइट किया है। तो खैर दुनिया भी देख रही है कि एक तरफ भारत का रवैया, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से अमली मुजाहरा किया जा रहा है, तो खैर सबको तो नजर आ ही चुका है। कमर चीमा साहब, आलमी मीडिया में भारत के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, समझते हैं कि ये भारत की ओवर कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटेजिक एरोगेंस का नतीजा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा है कि एक एरोगेंस है वहां पे, वेस्टर्न वर्ल्ड, दुनिया ये समझती है कि ठीक है इंडिया बड़ी मार्केट है, लेकिन इंडिया एक एलाय नहीं है, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। देखिए, इस वक्त इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात हो रही है दुनिया के अंदर। दुनिया की तमाम लीडरशिप जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की डिस्कशन हो रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर इंडिया एक बात कह रहा है, जी मेरे पास आबादी बहुत ज्यादा है, मैं बड़ी मार्केट हूँ, तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन दुनिया समझती है कि ठीक है, बिजनेस तो जाएगा जहां पे प्राइवेट जो बिजनेसेस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर ने तो वहीं जाना होता है जहां प्रॉफिट होते हैं। लेकिन आपकी जो वैल्यू होती है वो एज ए पार्टनर, एज एन एलाय, एज ए ट्रस्ट वर्दी पार्टनर के तौर पे होती है कि आपके ऊपर कितना रिलाय किया जा सकता है। इंडिया के ऊपर रिलायंस के हवाले से जो वेस्टर्न वर्ल्ड और पर्टिकुलरली अमेरिका को बड़ी मायूसी हुई है, वो समझते हैं कि जो उन्होंने 20 साल 2005 से लेके जब से इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई और अभी तक 2025 तक जो एक इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर की गई, वो एक ऐसा पार्टनर नहीं है हमारा जो हमारे साथ यूरोपियन यूनियन जैसा या ईयू जैसा अलायंस बना सके या नेटो जैसा अलायंस बना सके। वो एक ऐसा पार्टनर चाहते थे, वो समझते थे कि हमें ऐसी ही पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक में मिलेगी, चाइना का मुकाबला करेंगे। लेकिन ये इंडिया है, इंडिया कहता है कि मैं तो ऐसी अलायंस नहीं करना चाहता, और वेस्टर्न वर्ल्ड इस पे जारी बात है नाराज है। वो समझते हैं कि ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पैसा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये हमारे वो पार्टनर नहीं कह सकते। ये भी हमारा एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप है इंडिया के साथ। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया ने बड़ा पेशेंस दिखाया। और दूसरी बात यह भी है कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो बड़ी जिंगोइस्टिक, एग्रेसिव, हार्डलाइनर है। घर में आप देखें कि मुसलमानों को टाइट करते हैं और बाकी मुसलमान दुनिया में जाके तो जफियां डालते हैं और कहते हैं जी हमारा आपसे ताल्लुक ही बहुत ज्यादा है। आप देखें कि जिस तरह वो मोदी साहब जो हैं हर वक्त वॉर मॉन्गरिंग कर रहे होते हैं। रूस के सदर को कहते थे दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, और पाकिस्तान पे हमला कर दिया। और अमेरिका को खुश करने के लिए ये बात कर दी, लेकिन अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट करके वो कह रहे हैं कि जनाब असल तो यूक्रेन रशिया की जंग को फाइनेंस करने वाले भारत है। तो वो समझते हैं कि ये हमारा पार्टनर नहीं है। और खास तौर पे अमेरिकी लीडरशिप के सामने इंडिया बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुआ जब मई की जंग में अमेरिका ने किरदार अदा किया सीज फायर के अंदर। उस किरदार को उन्होंने माना ही नहीं, ताकि मेरे जो वोट हैं, मेरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और मेरी जो इंटरनल पॉलिटिक्स से कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो आप इमेजिन करें कि एक तरफ मार्को रूबियो इसहाक डार से बात कर रहा है, दूसरी तरफ जयशंकर से बात कर रहा है, और जैसे ही सीज फायर का ऐलान होता है, एक तरफ पाकिस्तान ऐलान करता है, अमेरिका ऐलान करता है, इंडिया भी 15 मिनट में ऐलान कर देता है, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं कि नहीं अमेरिका का इसमें किरदार ही कोई नहीं था। तो दुनिया समझती है कि ये कैसे लोग हैं। यही वजह है कि तो डॉक्टर साहब असल चेहरा, असल औकात जो है वो भारत के सबको अब दिखाई देना शुरू हो गई है, और सबको एटलीस्ट ये पता चलना शुरू हो चुका है कि भारत एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, एक रिलायबल दोस्त नहीं है। खैर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला हमीद साहब, अमरीका का इक़दाम बरसों के बाद दोबारा से पाकिस्तान पर बहाल होता हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या बदला कि वाशिंगटन का झुकाव एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ आया है? बहुत शुक्रिया। देखें, वाशिंगटन और पाकिस्तान के दरमियान में एक बहुत पुरानी दोस्ती भी है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है।
और ये स्ट्रेटेजी जो है वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। खासतौर पे 2021 के इनखला के बाद स्ट्रेटेजी जो है बिल्कुल मेरे ख्याल में सबसे कम सतह के ऊपर हमारे ताल्लुकात चले गए थे, और फिर 2025 के अवाइल के अंदर ये ताल्लुकात जो है मेरे बिल्कुल ना होने के बराबर थे। लेकिन उसके बाद जो है मार्का हक हुआ, और एक जो इंडिया को एक इस रीजन के अंदर जो है वो एक बड़े थानेदार के तौर पर देखा जा रहा था, इंडो पैसिफिक के अंदर जो है उसका एक किरदार देखा जा रहा था, और उसको जो है वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देखा जा रहा था। अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि एबीगेट हमले के मुलजिम की हवालगी को भी टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, तो क्या ये एक सिक्योरिटी फैसला था या फिर ये एक बड़ा सिफारती मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जाएगा? इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, ये दोनों बातें इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे जो अहम बात है वो यही है कि पाकिस्तान के हवाले से दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और ये बात वॉशिंगटन टाइम्स लिख रहा है कि प्रेसिडेंट जो ट्रंप थे ही वाज स्टन्ड, ये वो शुष्तर रह गए कि पाकिस्तान ने जब रिस्पांस दिया, बिकॉज नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस जो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर है, क्योंकि ये एक काफी अरसे से बात चल रही थी कि पाकिस्तान शायद ब्लफ कर रहा है और वो सिर्फ न्यूक्लियर वॉर की बात करता है, और वो कन्वेंशनल नॉर्मल यानी कि जो रवायती जंग है उसके अंदर उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जब रवायती जंग हुई और पाकिस्तान ने उसके अंदर भारत को जो है वो दिन में तारे दिखाए, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ईस्टर्न टेक्नोलॉजी और ईस्टर्न जो हमारी तैयारी थी, और साथ ही साथ जो हमारी जो दिफाई सलाहियत के साथ दफाई जो हमारी एक जिसको कहते हैं कि कारकर्दगी थी, वो इतनी बेहतर थी कि वो भारत की कारकर्दगी और पूरी दुनिया के लिए एक नया मुहिम्मा बन के रह गई। और ये जो मार्का हक हुआ, आज ये दिफाई जो इदारे हैं उनके अंदर बाकायदा पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से एक 7 गुना छोटा मुल्क जो है उसने एक इतना बड़ा किरदार अदा किया। अब जो दूसरी बात यह है इंटेलिजेंस शेयरिंग की, पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने कंसिस्टेंसी दिखाई 2021 के बाद भी। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी उसके अंदर हमें हाई एंड ड्राई छोड़ा गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने जो मखसूस अहदाफ थे वो हासिल किए, और एक लगातार एफर्ट्स के साथ एक बड़ी कुर्बानी के साथ हमने जो है अपना काम जारी रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबियां भी हुई, मुश्किलात भी आई। दूसरी जानिब जो है इंटरनेशनल अरीना के अंदर हमने जिम्मेदारी दिखाई। हमने पहली बात यह है कि न्यूक्लियर जंग की तरफ जो है वो नहीं गए, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है मुहिम्मा था, क्योंकि एक छोटा मुल्क जो है उसका रवायती जो जंग है अमूमन उसके अंदर उसको फायदा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान ने ट्रेलर तो दिखाई दिया था और उससे अंदाजा हो चुका था कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर जंग में जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते, खित्ते पर उसके असरात क्या होते। तो अब्दुल्ला गुल साहब, आप साथ ही रहिएगा, बल्कि इस गुफ्तगू को मैं चाहूँगी कि एक और पॉइंट है जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे भी पहले जौहर सलीम साहब, क्या अमेरिका पाकिस्तान को महज सिक्योरिटी पार्टनर नहीं बल्कि हम इसको कह सकते हैं कि जियो इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर भी देख रहा है? जी बिल्कुल, देखें यही तो जो है ना इस साल का एक ब्रेक थ्रू था बड़ा, कि एक तो खैर देखा अमेरिका ने पाकिस्तान को दोबारा उसकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस समझी है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इस रीजन में, साउथ एशिया में या जनूबी एशिया में, वो तो बहुत अहम है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा कि देखा गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दोबारा से जो है ना एक इकोनॉमिक पार्टनर, एक जो है ना ट्रेड पार्टनर के अलावा सबसे बढ़ के एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर के तौर पे देखा। और उसमें इस चीज का दखल है कि अमेरिका इस वक्त जो है ना क्रिटिकल मिनरल जो है दुनिया में, जिसका चाइना ने एक्सेस काफी जगह पे लिया है, अमेरिका भी चाह रहा है कि उसकी जो रसद है और आगे से आगे बहुत ज्यादा अहम होती जाएंगी, तो उसको जो है ना गारंटी करे। तो उसमें पाकिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है जिसका बड़ा तज़किरा भी हुआ इस साल, जिसमें कि क्रिटिकल मिनरल्स के अलावा रेयर अर्थ्स और रेयर मेटल्स जिसको कहते हैं, और वो एक ऐसी चीज है जिसकी अमेरिका की और ये सारी टेक इंडस्ट्री जो है उसको क्रिटिकली उसकी जरूरत है। तो उसमें देखें एक ये जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स नाम की कंपनी थी उसने एमओयू भी यहाँ पे किया पाकिस्तान में, और एक्सप्लोरेशन में ऑलरेडी वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के देखें कितने स्टेटमेंट्स इस पे आए, बल्कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की नहीं, दूसरे भी जो उनके हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भी दूसरे जो सेक्रेटरीज हैं उनकी भी, कि पाकिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है उसको अमेरिकन कंपनीज जो हैं मिल के पाकिस्तान की कंपनीज के साथ, पाकिस्तान के साथ वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं, और उससे बहुत ज्यादा जो है ना मुआशी आपस में जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं
उनको पहले से भी ज्यादा मुस्तहकम होंगे। तो ये एक मेरा ख्याल एक बहुत नुमाया पहलू था जो अभी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में एक रीसेट जिसको कह रहे हैं बहुत सारे माहिरीन, कि उसमें सिर्फ अब पाकिस्तान को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा रहा, एक काउंटर टेररिज्म पार्टनर के तौर पर नहीं देखा जा रहा, या एक जो है ना जियो स्ट्रेटेजिकली नहीं देखा जा रहा, बल्कि जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से भी पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा तवज्जो है। और मेरे ख्याल पाकिस्तान की जौहर साहब जो इस वक्त पोजीशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। ब्रिगेडियर साहब, चाहे जिस भी पहलू पे हम लोग बात करें तो पाक फ़ौज का किरदार ही हमें नज़र आता है, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पाक फ़ौज ने हाइब्रिड वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर और स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस तीनों महाजों पर भारत को बहुत पीछे धकेल दिया है? कर दिया, दे वर फ्लैबरगास्टेड कि हमारे साथ हुआ क्या है, एंड दैट इज व्हाट दे सरप्राइज। चाहे आप साइबर वॉरफेयर देख लें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में देख लें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में देख लें, उनके आपके सामने 70% न्यू दिल्ली के ग्रिड जुड़ गए, उनके चीफ आर्मी स्टाफ की कॉन्फ्रेंस हमने हैक कर ली, उसके बाद आप उनके सारे एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए, उनका एयर से, राफेल से और ग्राउंड के रडार से कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं थी। दैट वन वी वर टोटल इन कमांड ऑफ एयर। दिस वाज द बेसिक डिफरेंस। ये वही राफेल है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी कहता था काश मेरे पास राफेल होते तो मैं पाकिस्तान को बताता हम क्या कर सकते हैं। तो व्हाट ही हैज डन इट, 4 जहाज गिरा लिए, पूरे राफेल को छुपा के तुमने हैंगर में बिठा लिया, कबूतर की आंखें बंद कर ली। दिस व्हाट यू हैव डन इट। और इनके बाद 900 पायलट्स कम है, 9 स्क्वाड्रन कम है, नहीं आ रहे लोग, डरते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स से, ज्वाइन ही नहीं कर रहे इंडियन एयरफोर्स को। सेकंड, तमाम डिपार्टमेंट में फेल किया, और ये अब उनके एयर चीफ, उनका जो आर्मी चीफ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर में बीट किया है, एंड वी वर अनेबल, वी वर हेल्पलेस। दे से ओपनली नाउ आफ्टर पासिंग ओवर 6-7 मंथ्स। पहले मानते नहीं थे, हम मानना शुरू किया। इसलिए हमने जिस तरीके, इसीलिए फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो एक नया हमने ये सेटअप किया है, जाके यूनिफाइड कमांड हो, क्विक डिसीजन मेकिंग हो, ट्राई सर्विसेज की प्लानिंग हो, और फास्ट मूविंग बैटल में जहां पर एयर वॉरफेयर, नेवल वॉरफेयर, ग्राउंड फोर्सेज, फिर हाइब्रिड वॉरफेयर, उसके बाद आपकी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, सारी चीजें कोऑर्डिनेट होके इमीडिएटली डिसीजन मेकिंग शुड बी डन। खैर इस हवाले से तो इंडिया ने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था, और स्पेकुलेशंस और इस तरह के बहुत बयानिए बनाने की कोशिश की गई इंडिया की तरफ से कि इस तरह से हो जाएगा, पाकिस्तान ऐसे कर देगा, या हमने पाकिस्तान के फलानी जगह पर हमला कर दिया, यहाँ पर हमला कर दिया। तो खैर वो तो इस तरह की हरकतें तो इंडिया की तरफ से हमेशा से ही की जाती हैं। कमर चीमा साहब, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों ने देखा कि मुसलसल लॉबी की गई, लॉबिंग के बावजूद आलमी बयानिए का पाकिस्तान के हक में पलट जाना, ये किस किस्म की सिफारती नाकामी को जाहिर करता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, दुनिया ने एवं नहीं ये एनालिसिस किया कि पाकिस्तान हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और हमें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी वजह कुछ बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। बैकग्राउंड ये है कि हमने दहशतगर्दी की जंग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और उन कुर्बानियों की वजह से दुनिया समझती है कि ये खिता महफूज है, और पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेबिलिटी में और इंटरनेशनल सिस्टम को नॉर्मलाइज करने में, स्टेट्स की रिट को इस्टेब्लिश करने में, और बैनुल अक़वामी और रीजनल कोऑपरेशन के अंदर बड़ा किरदार है इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेटिंग ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स जो हैं। तो वो समझते हैं, ये तो आप याद होगा आपको जब अमेरिकी कांग्रेस में, अभी आप भी शायद जिक्र कर रही थी कि सबसे पहले ट्रम्प ने थैंक यू पाकिस्तान का नारा लगाया, तो CIA हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, डिफेंस डिपार्टमेंट हो, सारे थैंक यू पाकिस्तान कह रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमारा जो टारगेट है वो दहशतगर्द जमातें हैं, और जैसे अफगानिस्तान में भी हम यही कहते हैं। तो वो समझते हैं कि हमें इसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए कि ये एक मजबूत रियासत बने। और जो पिछली लीडरशिप थी जो अमेरिका के अंदर थी, जिसने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिए थे, उसकी वजह यह थी कि हम इस चीज को एहसास ही नहीं था कि 15 अगस्त 2021 के बाद ही तो मौका था कि हमारे अमेरिका और वेस्ट से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे। लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक लड़ाई शुरू कर ली है गैर जरूरी दुनिया के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड, पर्टिकुलरली अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ,
तो हमें तो उसका नुकसान हुआ, तो दुनिया ने अच्छा, हमें उसका नुकसान हुआ है। कमर चीमा साहब, मैं चाहूंगी कि अब्दुल्ला हमीद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें। अब्दुल्ला हमीद साहब, $6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर पर आलमी दिलचस्पी के बारे में तो आपको भी पता होगा, तो क्या ये पाकिस्तान को अगली दिहाई में स्ट्रेटेजिक रिसोर्स हब बना सकती है आपके ख्याल में? ये बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। 6 ट्रिलियन के सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध के अंदर केपी, कश्मीर और पंजाब जो है, अगर हम और गिलगित बल्तिस्तान शामिल कर लें तो ये कहीं ज्यादा बन जाएगा। लेकिन जो $6 ट्रिलियन है, नेचुरली जब तक के पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक हमारे लिए दहशतगर्दी का अफरियत है जो भारत की शक्ल में मौजूद है, दुनिया को उसके ऊपर भी लेना चाहिए नज़र। और मेरे ख्याल है कि यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है वो एक आई ओपनर है, बड़ा वाज़ेह है। यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट ने जो है वो भारत के साथ 5 बातें जो हैं, सवाल वो उठाए हैं और कहा है कि आप 60 दिनों में जवाब दें। ये पिछली एक दिहाई में ऐसा नहीं हुआ। और उसके अंदर 3 बातें जो बड़ी अहम है। पहली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 की जो चार्टर है उसकी आपने खिलाफ वर्जी की है, आपने यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म नहीं किया और पहलगाम वाक़े पे इंक्वायरी के बगैर आपने पाकिस्तान पर हमला किया, जबकि पाकिस्तान इंक्वायरी का कहता रहा। इसके लिए या तो आप पाकिस्तान से माफी मांगे या कॉम्पनसेशन दें, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का पानी रोकना एक नाजायज है, ये इंसानी हकूक और माहौलियाती हकूक और इंसान की खुराक से जो है वो खेलने के मुतरादिफ है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल इसकी इजाजत दी जा सकती है और हम ये कह सकते हैं कि आज दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान का एक मकाम बन चुका है और भारत को अपनी मुंह की खाना पड़ रही है और हमेशा से भारत को इसी तरह सुबकी का सामना रहता है। लेकिन पाकिस्तान का जो मकाम है वो एक बुलंद होता हुआ उसका वक़ार जो है वो आज दुनिया को नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बुलंद होता हुआ वक़ार जो है वो भी दुनिया को नज़र आ रहा है। हमारे जो गेस्ट थे जौहर सलीम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब और अब्दुल्ला हमीद साहब इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो आज MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, इस पर बात करेंगे। आज MKM के बानियों में शामिल डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल केस फिर खबरों की जद में है। इमरान फारूक की अहलिया की मैयत पाकिस्तान आई तो MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर बानी MKM पर संगीन इल्जामात लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहलका खेज इंकशाफात किए। मुस्तफ़ा कमाल ने दो टूक कहा कि इमरान फारूक के कातिल बानी मुत्तहदा है। उन्होंने इमरान फारूक के बच्चों से भी मुतालबा किया कि वो बरतानिया में केस खुलवाएं। मैं पेश होने को तैयार हूं। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि बानी MKM लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक के बच्चे अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से राबता करें। मुस्तफ़ा कमाल ने यह यकीन भी दिलाया कि वो इस केस में मुकम्मल ताउन भी करेंगे। पहले तो जरा वो सुनिए जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था, उसके बाद हम मुस्तफ़ा कमाल साहब से मजीद बात भी करेंगे इस हवाले से। इमरान को अल्ताफ हुसैन ने मारा है। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया। उसकी बीवी मरी है, उसके लिए दुनिया भर में चंदा कर रहा है। नाम निहाद कायदे तहरीक और बानी कौम को फिर सुना हमने गिरिया वजारी करते हुए। हर लाश के ऊपर आइटम सॉन्ग करने होते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। लाश को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया भर में वावेला मचाया। कौन है जो 6000 पाउंड मांग रहा है? वो जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए। ऑफर करता हूं अल्ताफ हुसैन को कि मैं बरतानिया की अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूं। वो जाकर अपने शहीद इनकलाब की एप्लीकेशन लगाए। तो नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफ़ा साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से हम बात करेंगे। वो आपके साथी रहे हैं, MKM के बानियों में से हैं, बहुत करीब थे वो बानी MKM के। उनका कत्ल और बानी मुत्तहदा का किरदार, आप इस पर खुलकर बोलते हैं। हम जानना चाहेंगे कि तफसीलात क्या हैं, जरा आप खुद बताइए सर। बता तो दी मैंने तफसीलात सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप पूछिए, स्पेसिफिक सवाल पूछिए, बता देंगे। और मैंने बता दिया है कि इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने जो है वो मरवाया है। उसमें उनको उनकी सालगिरह वाले दिन उनको जो है वो उनको इमरान फारूक को मारकर उनको शहीद करके उनको तोहफा दिया गया 17 सितंबर 2010 को। और आज वो 15 सालों के बाद बैठकर सोशल मीडिया पे बकवास करता है कि वो बताएगा कातलों के नाम और सारी चीज़ें। चूँकि रॉ ने तमाम इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हाई ऑफिसेज इस्तेमाल करके इंडिया ने रुकवाई हुई है, क्योंकि वो रॉ पकड़ी गई, इसके बीच में डॉक्यूमेंट्स निकल गए सारे। तो वहाँ पे
मामलात आगे नहीं चले और उसको कंक्लूड नहीं हुआ, उसका वो जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और वो समझते हैं कि लोग भूल गए और जिस तरफ जो कहानी देना चाहेंगे वो जो है वो दे दी जाएगी। तो हमने थोड़ा सा आज उनको जो है वो अपना उनको आईना दिखाया है, उनको बताया कि अभी इतनी अंधी नहीं लगी हुई, तो ये सारी गुफ्तगू है, ये सारी बात है। एनीवेज, अच्छा मुस्तफा साहब, ये इल्जाम किसी जाती राय पर आप लगा रहे हैं कि आपके पास कोई ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं और आप सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं या कुछ और लोग भी इस पे मुलव्वस है? बीबी अभी ये यहाँ पर आप पुलिस स्टेशन तो खोले ना आप मेरे साथ ना, कि मैं सर, आपको जो है वो इन बातों का जवाब हम तो सिर्फ इसकी तफसीलात जानना चाहते हैं। हाँ नहीं, तफसीलात यहाँ पे नहीं मिलेंगी ना आपको, तफसीलात के लिए टॉक शो में थोड़ी तफसीलात आपको मिलेंगी सारी, ये बहुत एक लंबी कहानी है और जिनका ये काम है सब लोगों को पता है। अल्ताफ हुसैन को बाकायदा इन्वेस्टिगेट हुए हैं, उनका जो उनके जो राइट हैंड आदमी हैं उनके सारे फॉरेंसिक मौजूद हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं यहाँ पे, स्कॉटलैंड यार्ड को सारा पता है और सब लोगों को पता है। और अल्ताफ हुसैन बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें पता है, डेफिनेटली मैं आपको अभी टीवी पे और कैमरे के आगे तो मैं नहीं बताऊंगा, तो मुझे पता है सारा कि दुनिया को पता है, उसको भी पता है कि उन्होंने इसको मरवाया है। चलिए मुस्तफा साहब, आपने इमरान फारूक के बेटों को भी इस हवाले से पेशकश की है कि वो बरतानिया में केस फाइल करें, स्कॉटलैंड यार्ड से राबता करें, आप इस हवाले से ताउन करेंगे? नहीं, बिल्कुल ताउन करेंगे। और जब मैं उनसे पहली दफ़ा मिला था इमरान फारूक भाई की शहादत के बाद, कोई तकरीबन मैं लंदन था जब हमें बुलाया गया था वहाँ पे, तो आई थिंक हफ्ता हुआ होगा, तो उस वक्त तीन चार साल के थे, 5 साल के थे आई थिंक, क्या आई डोंट नो क्या उसकी उनकी इसी तरह की एज थी। अब वो जवान हो गए, बाले हो गए, तो उनको भी एप्लीकेशन लगानी चाहिए स्कॉटलैंड यार्ड के पास, बरतानवी जो अदालतें हैं वहाँ पे भी, और वहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि उनकी मदद करेंगे इस हवाले से, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगी। और अब वो जवान हैं, उनको चाहिए। और अल्ताफ हुसैन भी कह रहे हैं ना कि उनके शहीद इनकलाब हैं, वही तो अपने शहीद इनकलाब। अब तो ये पाकिस्तान नहीं है ना कि आप इल्ज़ाम लगा दें कि एजेंसियाँ इन्वॉल्व हो रही हैं, वहाँ पे तो एजेंसियाँ इन्वॉल्व नहीं हो रही, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप अपने शहीद इनकलाब के कातिल जो उसका जो मास्टरमाइंड है उसका पता लगाने के लिए कोई एप्लीकेशन लगाओ, कोई पटिशन लगाओ, कोई अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ, कोई स्कॉटलैंड यार्ड को बोलो, तो ये करना चाहिए। और यही मैंने बात की है। और ये वो नहीं करते, तो वो जो सोशल मीडिया पे बैठकर जो बच्चों को आवाज़ लगा रहा है कि दादा अब्बू के पास आ जाओ, तो ये बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि एक तो दादा अब्बू से ये ज़रा बच के रहो। दादा अब्बू जो है वो बच्चे खा जाता है, ये कौम की हमारी नस्ल खा गया पूरी है। और इससे जो है वो, लेकिन इसको ये ज़रूर बताओ कि दादा अब्बू अगर आप वाकई आपका जो है वो बेटा इमरान फारूक था, तो आप उसके मास्टरमाइंड जो कातिल हैं उसका पता लगवाएं, उसके लिए एप्लीकेशन लगाएं। आपके पास तो बहुत पैसे हैं, हर जगह पैसे हैं आपके, और आप चंदा क्यों करते हैं हर चीज़ के ऊपर? आप आपके पास जो जमा पैसे हैं वो पैसे लगाएं। तो बिल्कुल इनको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मुस्तफा साहब, आपने ये भी कहा था कि बानी मुत्तहिदा के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए थे। मैं चाहूँगी कि ये भी ज़रा बताइए कि ये क्या माजरा था? आप लोगों की याददाश्त पता नहीं क्यों इतनी जो है कमज़ोर है। जब अल्ताफ हुसैन साहब अरेस्ट हुए थे तो वो किस केस में अरेस्ट हुए थे? मैं याद दिला रहा हूँ ना आपको। अल्ताफ हुसैन साहब जब अरेस्ट हुए थे कोई 2012 में 13 में, तो वो इन्हीं पैसों के ऊपर अरेस्ट हुए थे ना। उनके घर से, उनके तकिए के नीचे से पैसे निकले थे, 5 लाख पाउंड से ज़ायद कैश निकले थे ना। और उनके ऑफिस को सील किया गया था, सेक्रेटेरिएट को, वहाँ से 6.5 लाख पाउंड मिले थे। तो ये तो बहुत नोन बात है। आप अपनी पुरानी आर्काइव निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगी बात। सर जरा ताने बाने हम चाह रहे थे कि सारे दोबारा से जुड़े और दोबारा से जरा सारी जो सूरत हाल है वो जरा आवाम के सामने आए। तो आपने खुद बानी मुत्तहिदा के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आपने कहा कि वो रॉ से पैसे लेते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं। तो MKM पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ किया? मैंने कोई केस नहीं दर्ज करवाया है बानी मुत्तहिदा के ख़िलाफ़, और मेरे पास तो डेफिनेटली मैं रियासत नहीं हूँ, ये तो रियासत का काम है। और इस सारी बातों की कॉनोटेशन है कि बात अभी क्यों हो रही है। ये आदमी जो कि ख़ुद कातिल है,
उसके अंदर इतनी जुर्रत है कि वो बैठकर ये बता रहा है, अपने लोगों को तकरीर कर रहा है कि वो कातिलों के नाम बताएगा। अरे भाई तुम खुद कातिल हो यार, तुम क्या कातिलों के नाम बताओगे? तुम्हें तो खामोशी से ज़िंदगी गुजार कर मर जाना चाहिए। लेकिन जो वो तुम्हारे दिमाग में इतना खन्नास सवार है कि तुम जब चाहो जिसको चाहो मार दो, और मारने के बाद जब चाहो जिसके ऊपर चाहो इल्ज़ाम लगाओ और जैसे चाहो कहानी मोड़ दो। जब जाकर मुझे जो है वो आज ये वाली बात करनी पड़ी है। और इनको हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमने डील किया है, 10 सालों से हमने डील किया, तो मुझे पता है कि इसको जो है वो कौन सी ज़ुबान समझ में आती है। तो बस ये मुस्तफ़ा साहब, माजी में इमरान फारूक कत्ल केस की बात हुई थी मुकदमा चलाने के हवाले से, तो अब MQM इस हवाले से कोई पैरवी करेगी? नहीं, MQM रियासत करेगी ना। MQM क्यों करेगी पैरवी? MQM का तो वो नाम ले रहे हैं ना, जब हमने ये मुकदमा चलाने की बात कर रही थी। हाँ, तो जब हमें जहां जहां बोला जाएगा, हमारे पास जितनी भी मालूमात है हम देंगे रियासत को। रियासत को सब कुछ पता है। सर, मैं चाहूँगी कि ज़रा इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए कि आपने कहा कि बानी MQM लाशों पर आइटम सॉन्ग करते थे, क्या ये महज एक सियासी जुमला है या फिर इसके पीछे किसी मखसूस वाक़े का हवाला भी मौजूद है? नहीं, बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया, अब इसको बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता जी। नहीं सर, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं, वो ठीक है आपने कह दिया सो कह दिया, लेकिन इसके पीछे कोई वाक़या है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जुमले के तौर पर आपने इस्तेमाल किया था इसको? नहीं, सियासी जुमले पे नहीं है ना। हर लाश के ऊपर बीन करना आता है ना उसको। हर लाश के ऊपर उसको तो लाशें चाहिए, उसको लाशों को कैश कराना आता है, उसको तो लाशें चाहिए। उसको लाश नहीं मिले तो उसको मसला होता है। वो इदारों को गालियां बकता ही इसीलिए कि वो इदारे उसके लोगों की लाशें दे दे उसको, तो उसको जश्न मनाता है वो आदमी। अभी भी उनको एक लाश मिल गई, ये डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा बेचारी कैंसर में मुब्तला थी, उनका इंतकाल हो गया, उसको ये मैयत मिल गई। उसके ऊपर उसने चंदा शुरू कर दिया पूरी दुनिया भर से कि भाई उसको भेजने के लिए, मैयत को पाकिस्तान भेजने के लिए पैसे जमा कराओ। तो ये थी, मैं समझता हूँ लोग मुझे समझते हैं जो मैं कहता हूँ। अब आप आई डोंट नो कि आप उसको, मुस्तफा साहब, बेशक लोग आपको समझते होंगे, आप आज इस पर खुलकर बात भी कर रहे हैं। क्या इससे पहले कभी आपने इमरान फारूक के अहले खाना से कोई बराह रास्त राबता किया था? मेरा सबसे राबता है, और इमरान फारूक के अहले खाना जो है वो किसी से राबता नहीं करते थे और नहीं मिलते थे। और मैं तो इससे ये आज नहीं मैंने बात की है, मैं 10 साल से बात कर रहा हूँ। और हमने जो है वो ये तक भी बात की कि भाई ये आज जिसके लिए आंसू बहा रहे हैं, ये 8-8, 9-9 घर हैं, ये वहाँ पर चैरिटी वाले घर में रहते थे, खैरात वाले घर में रहती थी इमरान फारूक की बेवा, जिसको ये शहीद इनकलाब कहता है आदमी। और उसके बच्चे बेचारे यतीम बच्चे हैं, वो जो है वो जो बरतानिया की चैरिटी के दिए हुए जो घर हैं ये उस पे रहते थे। कोई उनकी माली मदद नहीं, कोई कुछ नहीं। और कोई वो तो वहाँ रहते हैं, मैं तो खैर पाकिस्तान में रहता हूँ, वो तो वहाँ रहते हैं। तो एक दफ़ा भी गए होंगे खैरियत मालूम करने के लिए, पूछ लें ज़रा किसी से फ़ोन करके, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो इन बच्चों के पास जो है वो कितनी दफ़ा गए हैं पहले। तो वो अगर जा रहे होते तो कोई बच्चों को सोशल मीडिया पे तो नहीं बुला रहा होता ना कि भाई आ जाओ दादा से मिल लो, दादा अब्बू से मिल लो। अभी दादा अब्बू कोई आज तक कोई सोशल मीडिया पे बच्चों को बुलाता है क्या? इसका मतलब है कि उनका कोई बच्चों ने लिफ्ट नहीं करा रखे, उनको पता है कि भाई मैं हमारे बाप का कातिल है ये, तो ये क्यों लिफ्ट कराएंगे? अच्छा मुस्तफा साहब, क्या आप समझते हैं कि MQM की सियासत में तशद्दुद का कल्चर ही डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल जैसे वाकयात की असल जड़ है? वो देखिए, ये तो सारी हिस्ट्री हो गई, हमने तो ये सारी हिस्ट्री खत्म हो गई सारी, अब तो नई हिस्ट्री है। नए, ये तो बहुत 10 साल हो गए हम इस वाली बात को करते हुए, और हमने लेकिन लोग तो आज भी सर इस बारे में बात कर रहे हैं, आज भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मैं लोगों का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। 3 मार्च 2016 को आकर हमने जो बात की और हमने उसको हम पर खड़े रहे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर कराची में ये तशद्दुद और ये मार धाड़ और ये टारगेट किलिंग और ये तमाम चीज़ें जो है वो, और आज लोगों का मरना बंद हुआ है, मासूम लोगों का मरना बंद हुआ। हमारा इसमें हिस्सा है बहुत ज़्यादा। हमने इसके लिए अपनी सेनेटरशिप छोड़ी, अपने दुश्मन बनाए, अपने जद्दोजहद की, हमारे साथी शहीद हुए, और आज भी हम अपनी बात पर खड़े हैं।
ये तो लंबी कहानी है, हमने तो कर लिया सब कुछ। मतलब आज भी आप इस बात पर खड़े हैं तो मुस्तफ़ा साहब, इमरान फारूक आपकी पार्टी के रहनुमा और शहीद है, आपके साथी थे, रियासत अगर मुकदमा नहीं करती तो आप या MKM पाकिस्तान इस पर मुकदमा क्यों नहीं कराती? बीबी अभी मैं आपसे इस वाली बात पे जो है वो ये लंबी डिटेल है, मैं तो उनको शहीद इनकलाब का लक़ब नहीं दिया ना, मैंने तो जो है वो ये जो अल्ताफ़ हुसैन है उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई उनका शहीद इनकलाब है ना, उनको मर्डर उनका तो यहाँ नहीं हुआ, वो तो लंदन में है, अल्ताफ़ हुसैन भी लंदन में है, तो लंदन की सरजमीन पे उनका कत्ल हुआ है ना, तो लंदन की सरजमीन पे FIR कटवाई जाए, वो जाएं ऐसा मांगे, हमें मुझे तो टिकट कटा के जाना पड़ेगा ना यहाँ से वहाँ तक, मुझे तो वकील करने पड़ेंगे, मेरा तो मैं तो लीडर नहीं था ना इमरान फारूक का, तो मैं तो कुलीग था भाई, वो तो कायदे तहरीक है, वो तो उनका लीडर, उसको तो शहीद इनकलाब कह रहा है, वो उनका बंदा मारा गया ना, उनका कन्वीनर मारा गया। इमरान फारूक के लिए ये नहीं है, आपके लिए इमरान फारूक क्या है सर, जरा इसको वाजे कर दें। जी इमरान फारूक मेरे जो है वो जिम्मेदार थे, मेरे जो है वो उस वक्त कन्वीनर थे, हम उसके कारकुन थे उस पार्टी के, मेरा तो ये रिश्ता था इमरान फारूक से। तो सर आप अपने कन्वीनर के लिए मुकदमा नहीं करा सकते बरतानिया जाके? आपने उनके बच्चों को भी कहा है कि आप ताउन करेंगे इस हवाले से। मेरे पास इतने वसाइल हैं, जो मुझे करना होगा कर दूंगा बीबी, मैं आपको टीवी पे थोड़ी बैठकर बताऊंगा। तो सर इस पर तो फिर आप पर नहीं सर, मुस्तफा साहब इस पर तो फिर आप पर तनकीद हो रही है कि आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। नहीं, आप कर लें, तनकीद कर लें और कर लें। सर मैं कौन होती हूँ तनकीद करने वाली? मैं यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पे बैठी हूँ, मैं तो लोगों की राय आपके सामने रख रही हूँ। वी आर मीडिएटर, हम तो आपको बता रहे हैं कि लोग आपकी राय तनकीद कर रहे हैं। नहीं, आप ना बताएं मुझे पता है लोग मुझे क्या कह रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ और मैं लोग क्या कह रहे हैं। ये जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप अभी कम इन्फॉर्मेशन लेकर बैठी हैं लोगों की बात। लोग मुझे सुबह से क्या कह रहे हैं, ये बात जो मैंने की है किसी की हिम्मत नहीं है करने की, ठीक है। और आप जो है अभी जो ये बात कर रहे हैं ये किसी की हिम्मत नहीं है, हमने जो करना है ये मैं आपको, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसले मसाइल हैं और ये मैं 10 सालों से कर रहा हूं। मुझे लगता नहीं है कि आपने को मुझे स्टडी कर रखा है या मेरे बारे में कुछ जानती हैं आपके मैं कौन हूं और मैंने क्या कर रखा है। 3 मार्च 2016 को कॉम्प्लिकेटेड मसले मसाइल हैं वो आवाम जानना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो शुक्रिया कि आपने समा के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। यहाँ की आबो हवा में नशा मिला हुआ है, यहाँ की मिट्टी कई हवालों से मुख्तलिफ है। लाहौर एक ऐसा शहर जो सिर्फ कंक्रीट की इमारतों का मजमुआ नहीं है, बल्कि तहजीब, मोहब्बत और मजहबी रवादारी की एक जिंदा तस्वीर है। यहाँ की फजा में सदियों की तारीख घुली हुई है, जहाँ मस्जिदों की अजानें और गिरजा घरों की घंटियां एक साथ सुनाई देती हैं। इस पर वेलरिंग एंड्रयूज ने एक खसूसी रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। लाहौर ये शहर सिर्फ ईंटों और सड़कों का नाम नहीं, ये तारीख है, तहजीब है और सदियों से बसने वाली मुख्तलिफ मजहबी रिवायात का हसीन इम्तजाज है। लाहौर की मसरूफ तरीन शाहरा माल रोड, जहां माजी और हाल एक साथ सांस लेते हैं, जहां तारीख फन ताबीर एक ही मकाम पर सिमट आती है। इसी जगह वाक़े है कैथेड्रल चर्च लाहौर। जो बड़े सगीर में मसीही तारीख की एक अहम अलामत समझा जाता है। इस चर्च की तामीर 1887 में मुकम्मल हुई। ये चर्च सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि फन ताबीर का एक अजीम शाहकार है। चर्च की बुलंदो बाला इमारत कदीम यूरोपी गोथिक तर्ज तामीर की अक्कासी करती है। ऊंची छतें, कुशादा हॉल, खूबसूरत मेहराबे और रंगीन शीशों से बनी खिड़कियाँ, जिन पर बाइबल की मुकद्दस कहानियाँ नक्श है। हर आने वाले को खामोशी, सुकून और रूहानी तमानियत का एहसास देती है। ये चर्च सदियों से लाहौर में बसने वाली मसीही बरादरी की शिनाख्त, अकीदे और रूहानियत का मरकज रहा है। इस चर्च में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो हिस्टोरिक हैं और ये चर्च इस सरजमीन पर इंटरफेथ की एक बड़ी मिसाल है। खुदा ने जब मोहब्बत की, उसने दुनिया से मोहब्बत की, उसने किसी एक फ़िरके से या मजहब से नहीं की। आइए अब आपको बताते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार मनाया क्यों जाता है और इस दिन की अहमियत क्या है।
क्रिसमस यीशु मसीह की विलादत की याद में मनाया जाता है। यीशु मसीह दुनिया में किसी महल में नहीं बल्कि एक सादा सी जगह चरनी में पैदा हुए। एंजल ने जब उन शेपर्ड्स को, उन गिडरियों को जीसस क्राइस्ट की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई तो उन्हें एक सिंबल दिया था, एक निशान दिया था कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में यानी कैटल शेड में पड़ा हुआ पाओगे। यही सादगी ईद की तालीमात का पहला पैगाम थी। वो सुलह, मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर दुनिया में आए। उनका